हेलो दोस्तों, हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को इंट्रोड्यूस कर लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटल का सबसे पहला प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी। मेटल्स जो है वो सारे मेटल्स मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल कहने का मतलब कि उनको पीट पीट के पतले शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब उनको हैमर से हम लोग पीटेंगे तो उनका एक पतला शीट तैयार हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं। जबकि नॉन मेटल को पीटने पे वो टूट जाता है। इसको नॉन मेटल का एक ब्रिटल प्रॉपर्टी बोलते हैं कि वो टूट जाता है, जो कि मेटल जो है वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अधिकांश मेटल जो है वो मेलिएबल होते हैं। कुछ मेटल्स हैं जो मेलिएबल नहीं होते हैं, जैसे कि मरकरी हो गया, वो तो सॉलिड होता ही नहीं है, वो लिक्विड होता है। तो लेकिन अधिकांशतः मेटल जो है वो मेलिएबल होते हैं, यानी कि उनको पीट के पतला शीट तैयार किया जा सकता है। अब देखिए, अधिकांश मेटल मेलिएबल तो होते हैं, लेकिन सब में मेलिएबिलिटी सेम नहीं होता। सारे सेम एक्सटेंट में थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे गोल्ड और सिल्वर है, इनको बहुत पतला शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। आप लोग मिठाई के दुकान पे देखे होंगे कि मिठाई पे कुछ चमकीला लेयर आपको दिखता होगा, कभी कभी एकदम शाइनिंग लेयर, तो वो सिल्वर का ही लेयर है। और वो लेयर बहुत पतला होता है, इतना पतला होता है कि उसको आप मिठाई से हटा नहीं सकते, वो पूरा मिठाई में चिपक जाता है वो लेयर। तो आप समझ सकते हैं कि सिल्वर कितना ज़्यादा मेलिएबल है कि उसको बहुत पतले लेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर जो है ये दोनों बेस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे भी हाईली मेलिएबल हैं। तो इनके मेलिएबल होने के कारण इनका कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम लोग देखते हैं। सिल्वर फॉइल का यूज जो है वो स्वीट्स को डेकोरेट करने में होता है। ये अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मिठाई के ऊपर एक बहुत ही पतला लेयर सिल्वर का मिलता है, चमकीला लेयर। एल्यूमिनियम फॉइल्स जो हैं इनका यूज पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स, कभी कभी एल्यूमिनियम फॉइल में रोटी भी लपेटते हैं। एल्यूमिनियम का आजकल एक कंटेनर भी आता है। एल्यूमिनियम फॉइल से बिस्किट और चॉकलेट्स को भी रैप किया जाता है। मेडिसिन और सिगरेट, इन सब का पैकिंग करने में भी एल्यूमिनियम फॉइल का यूज किया जाता है। उसके अलावा कॉपर और एल्यूमिनियम शीट्स का यूज बर्तन बनाने में भी होता है। आपको कॉपर और एल्यूमिनियम का बर्तन भी मिलेगा। इसी प्रॉपर्टीज के कारण आयरन शीट्स जो है उसका यूज बॉक्स, बकेट, ड्रम, टैंक, ये सब बनाने में किया जाता है। तो मेटल का जो मेलिएबल होना एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। अब हम लोग मेटल का अगला फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। मेटल्स का अगला फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल कहने का मतलब कि इनको खींच के पतली तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनको पतली तार में खींचा जा सकता है। और फिर वही बात, जैसे अधिकांशतः मेटल मेलिएबल होते थे, वैसे अधिकांशतः मेटल डक्टाइल भी होते हैं। लेकिन सबों का डक्टिलिटी का एक्सटेंट सेम नहीं होता है। मतलब सारे मेटल्स को सेम एक्सटेंट तक खींचा नहीं जा सकता। इसका क्या मतलब है ये आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। बस 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। तो इसका डक्टिलिटी बहुत ज्यादा हो गया। तो वही है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल बट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली डक्टाइल। गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। यहीं अगर सिल्वर होता तो 1 ग्राम सिल्वर को 2 किलोमीटर तक नहीं खींच पाते, कुछ कम खींच पाते, जैसे कि मान लीजिए 1.8 ही खींच पाते, तो उसका डक्टिलिटी कम हो जाता। तो ज्यादातर मेटल डक्टाइल होते हैं, लेकिन सारे मेटल सेम एक्सटेंट तक डक्टाइल नहीं होते हैं। सिल्वर का भी डक्टिलिटी अच्छा खासा होता है, लेकिन गोल्ड से कम। कॉपर, एल्यूमिनियम जो है ये भी काफी ज्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसके कारण इनका यूज इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किया जाता है। उसके बाद टंगस्टन, ये भी मेटल है, ये भी डक्टाइल है, जिसके कारण इसके वायर का जो यूज है वो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। ये जो मेटल का 2 प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी का और डक्टिलिटी का, इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण हम लोग मेटल को डिफरेंट शेप देके उनसे डिफरेंट सामग्री बना पाते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के काम आता है। अब हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है वो हीट का गुड कंडक्टर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल जो है वो हीट को इजीली पास करने देता है अपने थ्रू। मतलब वो हीट को अलाउ करता है कि उससे होके हीट एक इंच से दूसरे इंच तक जा सके। अब देखिए, इसको हम लोग एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। यहाँ देखिए हमारा क्या है, ये एक एल्यूमिनियम रॉड है। उसके बाद यहाँ पे एक बर्नर है, यहाँ पे उस बर्नर का फायर आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये क्लैंप है और ये स्टैंड है, यहाँ तक क्लैंप है। इसमें एल्यूमिनियम का रॉड फंसाया हुआ है और इस एल्यूमिनियम रॉड में वैक्स की मदद से कुछ आयरन नेल चिपकाया हुआ है। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे आग की मदद से, इस बर्नर की मदद से इस इंड को हम लोग गर्म करना शुरू किए तो ये इंड गर्म हुआ। अब चूंकि एल्यूमिनियम मेटल है
तो इससे हीट इधर पास करने लगा, धीरे धीरे हीट एल्यूमिनियम से होकर इधर ट्रेवल करने लगा। तो यहाँ पे भी एक नेल जो है वो वैक्स की मदद से चिपकाया हुआ था, लेकिन जैसे हीट यहाँ तक पहुंचा ये वैक्स पिघल गया और ये आयरन नेल यहाँ पे गिर गया। उसके कुछ समय बाद जब यहाँ का वैक्स मेल्ट हुआ तो ये भी नेल गिर गया। फिर जब वो हीट यहाँ तक पहुंचेगा फिर ये नेल भी गिर जाएगा और सबसे लास्ट में ये नेल गिरेगा। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या दर्शा रहा है कि हमारा हीट जो है वो इस एंड से इस एंड की तरफ मूव कर रहा है एल्यूमिनियम के थ्रू, मतलब एल्यूमिनियम जो है वो कंडक्टर हो गया। तो इसी तरह से मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं और ये हीट को कंडक्ट करने का जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। थर्मल मतलब हीट से रिलेटेड और कंडक्टिविटी मतलब उसको कंडक्ट करता है। तो सिल्वर जो है वो हमारा बेस्ट कंडक्टर है हीट का। अब देखिए मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी में गोल्ड बेस्ट था, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी में सिल्वर जो है वो बेस्ट हीट का कंडक्टर है। इट हैज हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी हर मेटल का अपना अपना यूनिक होता है, किसी का ज्यादा किसी का उससे कम। अब ज्यादा कम कहने का मतलब क्या कि जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उसमें हीट तेजी से इधर की ओर आ जाएगा, उसमें जल्दी जल्दी सारे नेल्स गिरने लगेंगे, पहले ये गिरेगा फिर उसके कुछ सेकंड बाद ही ये गिर जाएगा फिर ये। लेकिन जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा उसमें हीट धीरे धीरे इस इंड से इस इंड की तरफ आएगा और ये बहुत पहले गिर जाएगा, उसके बहुत देर बाद जाके लास्ट वाला नेल गिरेगा। तो सारे मेटल्स का थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होता है। उसके बाद हमारे जितने कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, वाटर बॉयलर्स हैं, वो सब भी मेटल्स के ही बने होते हैं। ये सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तभी तो ये हीट को अलाउ करते हैं कि हीट इनसे पास होकर भोजन तक पहुंचे। उसके बाद हमारा ये लेड और मरकरी जो है ये दोनों मेटल हीट का पुअर कंडक्टर है, उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। जिसमें से कि लेड जो है, लेड का सिंबल होता है Pb, ये पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का। तो हम लोगों ने मेटल का 3 फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और थर्मल कंडक्टिविटी। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हमारा अगला प्रॉपर्टी ये कहता है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है, यानी कि मेटल से होके इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। मेटल इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने देता है, उनको अलाउ करता है कि वो मेटल से होके पास कर जाएं। तो वही है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली। इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा सेल है और इस सेल के दोनों टर्मिनल से कंडक्टिंग वायर जुड़ा हुआ है। यहाँ भी देखिए बल्ब का होल्डर है और यहाँ पे भी वायर कनेक्टेड है और यहाँ पे क्रोकोडाइल क्लिप है। क्रोकोडाइल क्लिप का मतलब कुछ इस टाइप का क्लिप होता है कि यहाँ पे आप इस बीच में कुछ फंसा सकते हैं। ये क्लिप है और इसमें ये हम फंसा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्रोकोडाइल क्लिप है, इसमें अभी कुछ फंसा हुआ नहीं है, तो अभी बल्ब नहीं जल रहा है क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए अभी ये बल्ब नहीं जल रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा क्लिप है इसमें एक एल्यूमिनियम फॉयल फंसा देंगे। तो जैसे ही यहाँ एल्यूमिनियम फॉयल फंसाएंगे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब ये एल्यूमिनियम फॉयल जो था वो यहाँ पे कंडक्टर का काम किया और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद किया, सर्किट को कंप्लीट करने में मदद किया। यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि मेटल जो है वो कंडक्टर का काम करता है और मेटल कंडक्टर का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मेटल्स हैं उनके अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत कम अपोज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को। सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का भी, हीट का भी बेस्ट कंडक्टर सिल्वर मेटल ही था और इलेक्ट्रिसिटी का भी बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर मेटल ही है। और सिल्वर मेटल के बाद कॉपर सबसे बेस्ट है और कॉपर के बाद गोल्ड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन ये सभी आते हैं। ये मरकरी जो है ये हीट का भी अच्छा कंडक्टर नहीं था और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर नहीं है। वहाँ पे लीड जो था वो सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर था। यहाँ पे आयरन और मरकरी पुअरेस्ट तो नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली ये ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, मतलब ये कम कंडक्ट करते हैं। और जितने भी मेटल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा था या इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि मेटल जितने हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कि उनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वो लूज कर सकते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बॉन्डेड है। इसी लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगला 5वां फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारा कि मेटल जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं। लस्टरस मतलब वो शाइनी होते हैं, उनका सरफेस जो है शाइनी होता है, चमकीला होता है। मेटलिक लस्टर को चमक भी बोलते हैं हम लोग। तो मेटल के इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग मेटल का ज्वेलरी डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इन दोनों का ज्वेलरी काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अगर ये मेटल्स जो हैं ये चमकीले नहीं होते तो इनका ज्वेलरी नहीं बनाया जाता, इनको डेकोरेशन के काम में यूज
नहीं किया जाता। मेटल्स का जो शाइनी अपीयरेंस है यानी कि उनका लस्टर जो है वो उनको गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट भी बनाता है। आपने ये लाइट चैप्टर में देखा भी होगा कि जैसे ये मिरर है तो मिरर के पीछे सिल्वर कोटिंग किया जाता था ताकि इस पे लाइट पड़ के इसे रिफ्लेक्ट हो। ये जो इनका लस्टरस नेचर है इसी के कारण इनको मिरर में लाइट के रिफ्लेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद अगर आप मेटल के किसी टुकड़े को रख दें बहुत दिनों के लिए तो वो उतना शाइनी नहीं रह पाता है, धीरे धीरे उसका मेटलिक लस्टर खत्म होने लगता है, चमक थोड़ा कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में एयर में जितने गैस है ना, जैसे ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे गैस जो हैं ये मेटल से रिएक्ट करके इस पे एक लेयर बना देते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम रिबन, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर जम जाता है। तो उसको जब आप सैंड पेपर से रब करते हैं तो वो लेयर खत्म होता है और ये साफ होता है, तब फिर इस रिबन का बर्निंग करवाया जाता है। तो उसी तरह से जितने मेटल्स हैं वो भी ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, इन सब का लेयर बना लेते हैं। उनको भी सैंड पेपर से रब करके फिर से उनको साफ और चमकीला बनाया जाता है। तो भैया द मेटल्स लूजेस देयर शाइन or brightness on keeping in air for long time and acquire a dull appearance due to formation of thin layer of oxide, carbonate or sulfide on their surface by slow action of the various gas present in air। और इसी को हम कहते हैं कि मेटल का सरफेस जो है वो कोरोडेड हो गया, तो इसको फिर हम लोग सैंड पेपर से रब करके साफ करके उसको फिर से शाइनी बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा 5वां प्रॉपर्टी। चलिए अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला 6ठा प्रॉपर्टी हमारा ये कहता है कि जितने भी मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है ये सॉफ्ट होते हैं। इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि किसी भी मेटल का टुकड़ा लीजिए, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, उसको आप चाकू से कट करने का कोशिश करेंगे ना तो वो कट नहीं होगा। लेकिन सोडियम का अगर आप एक टुकड़ा लेते हैं और उसको अगर चाकू से कट करने का कोशिश करते हैं तो वो इजिली कट हो जाता है। जैसे आप किसी वैक्स के पीस को काट रहे हो उतने आसानी से कट हो जाता है सोडियम मेटल। तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट मेटल है, बाकी सारे मेटल जनरली हार्ड होते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी है 7th प्रॉपर्टी हमारा कि मेटल जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हार्ड और स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? हार्ड का मतलब है कि वो चाकू से काटे जा सकते हैं या नहीं। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि कितना लोड वो कैरी कर सकते हैं। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, इसमें भी एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। अब देखिए इस स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि मीन्स मेटल कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग, वो टूटते नहीं है बहुत ज्यादा वेट होने पे भी। एग्जांपल देखिए आयरन मेटल जो है हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है स्टील के फॉर्म में। यहाँ स्टील जो है वो आयरन का ही एक फॉर्म है, ये स्टेनलेस स्टील नहीं है। स्टेनलेस स्टील जो है वो एलॉय है, लेकिन स्टील जो है वो हमारा आयरन का ही एक फॉर्म है। ये हम लोग क्लास 12 में मेटलर्जी में पढ़ेंगे कि आयरन का कई सारा फॉर्म होता है, उसमें एक स्टील भी होता है। तो ये स्टील जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसी कारण से आयरन का जो स्टील फॉर्म है उसका यूज हम लोग पुल बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, रेलवे लाइंस बनाने में, मशीन्स, व्हीकल्स, चेन, ये सब बनाने में करते हैं क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अब 8वां प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है वो जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। बस एक ही मेटल है मरकरी जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हम लोगों ने 8 प्रॉपर्टी देख लिया, अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला हमारा 9वां प्रॉपर्टी है कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसका भी एक्सेप्शन जो है हमारा सोडियम और पोटेशियम है। इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। आयरन बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, देखिए 1535 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से कॉपर है हमारा, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1083 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का देखिए मेल्टिंग पॉइंट कम है, 98 डिग्री सेल्सियस और 64 डिग्री सेल्सियस। और इससे भी कम देखिए हमारा गैलियम और सीजियम का है। गैलियम और सीजियम का तो 30 डिग्री और 28 डिग्री, मतलब हाथ लगाने पे मेल्ट हो जाएंगे, हाथ लगाने पे पिघल जाएंगे। 30 डिग्री, 28 डिग्री, ये तो शरीर से टच होने पे बॉडी टेम्परेचर से पिघल जाएंगे। इनका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जनरली मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन कुछ मेटल्स हैं एक्सेप्शन जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। उसी तरह से मेटल्स का डेंसिटी हाई होता है। हाई डेंसिटी का क्या मतलब है? पहले हम लोग डेंसिटी समझते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम अगर हम फिक्स कर देते हैं 1 cm क्यूब, तो 1 cm क्यूब में जैसे ये एक क्यूब है और इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों 1-1 cm का है, तो ये वॉल्यूम फिक्स हो गया। तो अब इस फिक्स वॉल्यूम में हम मान लीजिए आयरन रखते हैं और फिर इसी फिक्स्ड वॉल्यूम में, इतने ही वॉल्यूम में सोडियम रखते हैं और इतने ही वॉल्यूम में पोटेशियम रखते हैं। तो इसी वॉल्यूम में जब हम आयरन रखेंगे तो उसका वजन हो जाएगा 7.8 ग्राम, और इसी फिक्स वॉल्यूम में जब हम सोडियम रखेंगे तो उसका वजन होगा मात्र 0.97 ग्राम। तो इसका डेंसिटी हो गया 7.8 ग्राम पर cm क्यूब और इसका डेंसिटी हो गया 0.97 ग्राम
पर cm3। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि मेटल्स का डेंसिटी जनरली हाई होता है। इसमें भी दो एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का डेंसिटी देखिए बहुत कम है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 8 है और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 है। तो सोडियम और पोटेशियम से 8 गुना ज़्यादा डेंसिटी है आयरन का। तो मेटल्स का डेंसिटी जनरली हाई होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ भी है, सोडियम और पोटासियम। अब हमारे पास मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी और बच गया है। 11th प्रॉपर्टी ये है कि मेटल जो है सोंडस होता है। सोंडस का मतलब कि उनको हीट करने पे उनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। सोंडस मीन्स मेटल मेक साउंड व्हेन हीट विथ एन ऑब्जेक्ट। और इसी प्रॉपर्टी के कारण इनका यूज किया जाता है रिंगिंग बेल बनाने में, घंटी बनाने में। उसके अलावा कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे सितार, वायलिन, इनका वायर या स्ट्रिंग बनाने में भी इनका यूज किया जाता है, क्योंकि मेटल जो है वो सोनरस होते हैं, वो हीट करने पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और फिर आखिरी प्रॉपर्टी है हमारा कि मेटल्स जो हैं वो जनरली ग्रे या सिल्वर कलर के होते हैं। बस दो मेटल इनके एक्सेप्शन है, इनका नाम और कलर आपको याद होना चाहिए। कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है और गोल्ड का कलर तो सारे लोग जानते हैं, येलो होता है। तो ये था हमारा मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये 12 फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल आसान है, इनको आप एक एक वर्ड में याद कर सकते हैं। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हेवी, हार्ड, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग, हैव अ मेटेलिक लस्टर, metals are sonorous, high melting and boiling point, high density, generally have gray and silver color। तो इनको आप एक एक वर्ड में समराइज कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, तो वो समझना हम लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी का ही अपोजिट होता है। तो उसमें इतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग बस एग्जाम्पल ले लेके समझते चले जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के साथ। धन्यवाद।